हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रजत अग्रवाल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपना अकाउंटिंग क्लास 11th का स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, हमने अकाउंटिंग साइकिल भी पढ़ा था और सबफील्ड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, या फिर ये कह सकते हैं कि पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि कौन लोग हैं जिनको अकाउंटिंग की नीड है, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड है। कि कौन है लोग इन्वॉल्व हैं, वो कौन लोग हैं जिनको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे बैलेंस शीट में नीड है। किन लोगों को जरूरत है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की। तो देखते हैं, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक है इंटरनल यूजर्स और एक है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर यानी कि बिजनेसमैन, ओनर और मैनेजमेंट, यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, जो ओनर है, मालिक है, और जो मैनेजमेंट है। तो इन दोनों के लिए अलग यूज है। इंटरनल यूजर्स हैं, ये लोग के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का अकाउंटिंग, और इन लोगों के लिए जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जिसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज है, टैक्स अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कि आखिर ओनर को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम है, हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है ही है। हमको पता तो चलेगा ना कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कितना लॉस कमा रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। तो हम जब अकाउंटिंग बनाए, अकाउंट्स बनाएंगे, जब हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब ना हमको पता चलेगा कि हमारे को कितनी प्रॉफिट हुई है, हमको कितना लॉस हुआ है, हमारे एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो इस वजह से ओनर्स जो है उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है। फिर है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज है। देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट फर्म की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, फर्म के फ्यूचर प्लान्स को फोरकास्ट करता है कि उसको क्या करना है। तो अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको जरूरत इसलिए है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेके, यानी कि अपने बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैश फ्लो को, ये तमाम चीजों को देख करके डिसीजंस लेता है कि उसको फ्यूचर में क्या प्लान करना है, कि उसकी सेल में इंक्रीमेंट कैसे हो, प्रॉफिट कैसे बढ़े। अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या हमने ऐसा किया था कि जिसकी वजह से सेल इंक्रीज हुआ, या और अभी क्या कर सकते हैं कि सेल इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ये तमाम चीजों के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बाहरी व्यक्ति होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, ये अपने हित के लिए देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक्सटर्नल यूजर में पहला है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब होता है कि वो लोग जो हमारी कंपनी में, मतलब कि इसकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये पैसा तभी इसकी कंपनी में लगाना चाहेंगे जब देखेंगे कि इसकी कंपनी या इसका फर्म जो है वो अच्छा चल रहा है, स्मूथ रनिंग चल रही है, और इसकी फ्यूचर में ग्रोथ होने की संभावना है। तो इसीलिए वो उसके में पैसा लगाएगा कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे में पैसा लगा सकता हूं। कैसे पता चलेगा इसको कि इसके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है? ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी के अकाउंटिंग्स को देख करके पता चलेगा इसको कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या अच्छी होने वाली है कि खराब होने वाली है, डिटर्मिनेशन करता है। फिर है सेकंड है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देते हैं, और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, अगर वो देखते हैं कि क्या कंपनी हमको मेरा उधार चुका सकती है कि नहीं, क्या बिजनेस हमारा उधार चुका सकती है कि नहीं, फर्म के पास लिक्विडिटी है कि नहीं, लिक्विडिटी का मतलब पेमेंट करने की क्षमता, कैश अवेलेबल है कि नहीं। तो इन सब चीजों के लिए कंपनी को, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत पड़ती है। फिर है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो कंपनी को अगर लोन दे रहे होते हैं तो कंपनी का पूरा खंगालते हैं, रिपोर्ट देखते हैं पूरा कि क्या कंपनी के पास कोई और उधारी तो नहीं है, कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर पाने के लिए उसके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है कि नहीं। मतलब कंपनी, अगर ये कंपनी है, इसके पास पैसा है कि नहीं,
हमारा उधार चुकाने के लिए लॉन्ग टर्म में, और हमको जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट चाहिए वो इंटरेस्ट चुका पाएगी कि नहीं। तो इन सब के लिए ये जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। फिर है एम्प्लॉयज। अब ये एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को देखना होता है कि भाई कंपनी के पास पैसा है कि नहीं, हमारा बोनस वोनस दे पाए हमको, कंपनी पैसा अच्छा खासा कमा रही है कि नहीं, कि हमको आने वाले समय में बोनस दे दे, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दे। और साथ ही साथ वो कंपनी ये जो एम्प्लॉयज हैं ये देखते हैं कि कंपनी प्रोविडेंट फंड में हमारा पैसा जमा कर रही है कि नहीं, तो इसके लिए एम्प्लॉयज भी देखते हैं। टैक्स अथॉरिटीज कौन है? गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, उन लोगों को रिपोर्ट चेक करना होता है कि कंपनी सब सही भरी है कि नहीं, अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है कि नहीं टाइम टू टाइम पे। तो ये अकाउंटिंग चेक करके ये टैक्स अथॉरिटी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड इनको इसलिए पड़ती है कि वो देख सके कि कंपनी अपने टैक्स का जो टैक्स की ऑब्लिगेशंस हैं कंपनी की वो फुलफिल कर रही हैं कि नहीं। फिर है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। अब गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग देख करके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख करके फ्यूचर पॉलिसीज बनाती है कंपनीज के लिए कि उनको बेनिफिट मिल सके, सोशल बेनिफिट मिल सके, और इसके अलावा सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट उनकी अकाउंटिंग देखती है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है ये देखना इसको क्यों जरूरत है, कि देखे कि कंपनी अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रही है कि नहीं, कंपनी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है, कंपनी उन सब चीजों मतलब कि जो सोसाइटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की वो फुलफिल कर रही है कि नहीं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप इस वजह से उसको जरूरत पड़ती है। फिर देखिए कि एक्सटर्नल यूजर में पब्लिक आई। अब पब्लिक को क्या बेनिफिट है, पब्लिक को क्या यूज है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाने की, क्योंकि सोसाइटी में पब्लिक जो एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेस फर्म्स हैं, वो पब्लिक को बेनिफिट कई मायनों में पहुंचाती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, एमिनिटीज प्रोवाइड करती हैं लोकेलिटी में। तो इस तरीके से पब्लिक कंपनीज के फ्यूचर गोल्स को जानने के लिए लार्ज स्केल पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उसको जरूरत पड़ती है। लास्ट है पॉइंट कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू पर्टिकुलर कंपनी की वो स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। कौन देखता है? कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। किसकी देखते हैं? पर्टिकुलर कंपनी की कि जैसे इसके राइवल कंपनी जो उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, ताकि वो कंपैरिजन कर सके। और वो स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे पता चलेगी? फाइनेंशियल रिपोर्ट से, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेगी। तो स्टूडेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट्स अकाउंट्स के एडवांटेजेस क्या है, यानी कि अकाउंट के एडवांटेजेस या यूजेस क्या है। तो एडवांटेजेस और यूजेस में देखिए, पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मैनेजमेंट है अकाउंटिंग उसको हेल्प करता है। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में। प्लानिंग करने में कि फ्यूचर प्लान क्या होगा, फ्यूचर में सेल को कितना % बढ़ाना है, फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट कितनी हमारी पड़ रही है और क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीजों की प्लानिंग करता है मैनेजमेंट, तो उसको हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग करते समय डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि क्या डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस लेने के लिए हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर कुछ ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है, और कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस में जो कि हार्मफुल है बिजनेस के लिए, तो उसको चेक करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि ये गलतियां हो रही हैं, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। यानी कंट्रोलिंग में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। किसको? मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये तो सबको पता है, जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है। एडवांटेज है कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये बार बार टर्म आपको आ रहा है। अकाउंटिंग क्या करता है? कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन का। फिर है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये फिर आपको फिर मिला, ये एडवांटेज ऑब्जेक्टिव में भी सब कुछ है ये फीचर्स में। प्रॉफिट और लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस का मतलब एडवांटेजेस है। अगर हम अकाउंटिंग बनाएंगे तो हमको पता चल सकेगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को भी हमको पता चल सकता है, जैसे कि नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। तो अकाउंटिंग हमको उसमें भी हेल्प करता है।
फिर फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, फिर क्या है कॉम्परेटिव स्टडी। अब कॉम्परेटिव स्टडी नया वर्ड है आपके लिए। कॉम्परेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू बैलेंस शीट। तो पिछले साल और इस साल के बीच में कंपैरिजन करना होगा ताकि हमको पता चल सके कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू पता करेंगे। तो अकाउंटिंग का ये एडवांटेज है कि अकाउंटिंग बनाने से हमको ये मदद मिला कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। टैक्स क्यों पे करना है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कमा रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमको जीएसटी पेमेंट करना है, हमको इनकम टैक्स पेमेंट करना है। तमाम सारी टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट कैसे करेंगे, जब हम अकाउंट बनाएंगे तब। अकाउंट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के थ्रू हमको परचेज सेल करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितनी प्रॉफिट हुई। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। फिर है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। कुछ किसी से हमको वो हो गया, डिस्प्यूट हो गया, किसी क्रेडिटर ने कहा कि तुमने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया है। तो हमने तो अपने यहाँ रिकॉर्ड रखा हुआ है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे हमारे पास बिल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग मेंटेन है, हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, तो हम जाके दिखा देंगे देखिए सर इतना तो। जब कोर्ट में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमको उसको एविडेंस के रूप में प्रेजेंट करना होगा कि ये देखिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। फिर है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। टैक्स लायबिलिटी हो गया, लीगल मैटर में यूज हो गया, लीगल मैटर में भी हेल्प करता है। सेल ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस का मतलब ये हो गया कि अगर हमें अपने बिजनेस को बेचना है, यानी अगर हम अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं और अपने सारे बिजनेस को हम बेचना चाहते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। ये हमको ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमने अकाउंटिंग बनाया हुआ है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, एसेट्स कितने का है, लायबिलिटीज कितना है, और हमारे पास जो फर्नीचर है वो कितने का है, हमारे डेटर कितने के हैं, क्रेडिटर कितने के हैं, बिल्स कितने के हैं। तमाम इंफॉर्मेशन हमने अकाउंटिंग बनाया हुआ है तो हमको उसके बारे में पता है। तो हम सेल ऑफ बिजनेस को भी आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे पास अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का एक फायदा ये भी है। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। ये तो हमको पता है कि अगर हमें किसी से लोन लेना है तो वो हमारे अकाउंट की पूरी स्क्रूटनी करेगा कि इसके पास हमारा उधार चुका पाने की क्षमता है कि नहीं। यानी कि अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो वो हम जो व्यक्ति उधार दे रहा है वो हमारे अकाउंट आके चेक करेगा ना कि भाई ये उधार तो दे रहे इसको, लेकिन इसके पास पैसा चुका पाने की क्षमता है कि नहीं। तो ये मेरी क्षमता कैसे पता चलेगी, मेरी क्षमता पता चलेगी मेरे फाइनेंशियल पोजीशन से। तो वो हमारा बैलेंस शीट देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ ये हमको उधार, ये हम इसको उधार दे सकते हैं, तो हमको उधार इस तरह से मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें उधार लेना है तो हमारे पास प्रॉपर अकाउंट बना रहेगा तो हमको उधार मिल सकता है। तो अकाउंटिंग के एडवांटेज ये थे। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब पार्टनरशिप अकाउंट में क्या होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है। तो इन तमाम समय पे टाइम टू टाइम, एडमिशन के टाइम, चाहे रिटायरमेंट के टाइम, चाहे डेथ के टाइम, तो हमको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। गुडविल के कैलकुलेशन में अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। ये तो आपकी खैर 12th क्लास की बात है। तो पार्टनरशिप अकाउंट के समय में भी हमको अकाउंटिंग की हेल्प पड़ती है। फिर लास्ट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स। बिजनेस में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां मतलब क्यों, कुछ लिखना भूल गए, कुछ हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, माल आके रखा हुआ बुक में चढ़ाया नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर हम अकाउंट बनाए रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि देखो यार गलती हुई है। अगर हम अकाउंट ही नहीं बनाए रहेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा गलती नहीं हुई है। तो अगर हमको अपने अकाउंट को प्रिवेंट करना है, किससे, एरर से, प्रिवेंशन करना और डिटेक्ट करना है अपने एरर को। अगर हमको अपने अकाउंट को प्रिवेंट करना है एरर से और हमको एरर को डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट का अकाउंटिंग का एक एडवांटेज और क्या है, अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ये है कि वो हमको हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, एरर्स को प्रिवेंट करने में यानी रोकने में, और डिटेक्ट करने में, पकड़ने में कि हाँ भाई अकाउंटिंग बनाए तो हमको पता चल जाएगा कि हमने गलती की है, तो हम गलती करने से बचेंगे। और अगर गलती हो चुकी है तो हमको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि नहीं यार यहाँ पे देखो गलती हुई। क्योंकि जब हम हिसाब मिलाएंगे तो हिसाब मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने अकाउंट प्रॉपर बनाया हुआ है। तो जब हिसाब नहीं मिलेगा तो हमको अपनी गलती पता चल जाएगी। तो इसलिए भी अकाउंट हेल्पफुल करता है। इस तरीके से एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग में कई सारे रूल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग में खामियां हैं। तो अकाउंटिंग में खामियां क्यों है, अकाउंटिंग करते समय क्या खामी दिखती है, ये देखते हैं। पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट।
अब ये इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अकाउंटिंग में कई सारे हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कई सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना सेल्फ जजमेंट लेते हैं। साइंस का कोई रूल नहीं होता है, मतलब कि एक रूल्स का रूल नहीं होता है कि हमको एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल ही फॉलो करना है, हम अपना जजमेंट लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते समय, डेप्रिसिएशन फंड बनाते समय और कितना % डेप्रिसिएशन बनाना है, तो ये सब डिसीजंस लेते समय हम लोग अपना पर्सनल जजमेंट करते हैं कि कितना क्या होना चाहिए। तो इसी वजह से लिमिटेशन है ये अकाउंटिंग, क्योंकि इसकी वजह से एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस हमको पता नहीं चल पाता है बिजनेस का। तो ये पर्सनल जजमेंट के एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। दूसरा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का मतलब होता है कि अकाउंटिंग करते समय हमने आपको बताया है, अकाउंट्स लगाते समय कई सारे इसके कॉन्सेप्ट और कई सारे कन्वेंशन है। अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया जाए, यानी कि 2012 को अगर हमने 5 करोड़ रुपए का बिल्डिंग खरीदा था तो 2020 में भी बुक में उसकी वैल्यू 5 करोड़ ही होगी। तो इससे क्या होता है कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता चल पाती है, तो जिसकी वजह से अकाउंटिंग की ये डिमेरिट है ना कि मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, हो सकता है उस 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया उस बिल्डिंग की वैल्यू। खैर, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो लिमिटेशन है बिजनेस की। उसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, एक कन्वेंशन इसका कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट को प्रॉफिट मत जोड़ो, लेकिन फ्यूचर लॉस को लॉस जोड़ लो। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग के सेकंड इसकी लिमिटेशन है, जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे बेस्ड है। थर्ड है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एक ये कहा जाता है ना कि आपके ट्रू प्रॉफिट कब पता चलेगी, जब आप पूरा बिजनेस क्लोज कर दोगे तब ना आपको पता चलेगा। तो जो साल भर में आप निकालते हो वो एक एस्टिमेटेड होता है कि इस साल आपने इतना कमाया, लेकिन ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कब पता चलेगी, जब आप एकदम बिजनेस बंद कर दोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस किया था चालू, 5 साल बाद हमको पैसा बढ़ करके मिल गया तो हम फायदे में या नुकसान में पता चल जाएगा। तो ये अभी तक हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है, एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी को बुक में लिखते हैं, मार्केट वैल्यू को नहीं लिखते हैं। तो अगर 5 साल पहले जो एसेट्स जिस वैल्यू में खरीदे थे, जैसे 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदे थे 5 साल पहले, तो 5 साल बाद यानी आज की सिचुएशन में भी वो 5 लाख का ही एसेट रहेगा। तो इस वजह से ये अकाउंटिंग का ये लिमिटेशन है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये लिमिटेशन है। फिर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी कि अपने बुक्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब ऐसा दिखाना जिससे कि जो इन्वेस्टर है यानी कि जो आउटसाइडर है वो तुम्हारे अकाउंट को देखते अट्रैक्ट हो जाए और तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा हमारे पास लिक्विडिटी है, तो हमारी लिक्विडिटी है तो हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जो पुराने एसेट्स है उनको बेच देंगे तो हमारे पास कैश की फ्लो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे बुक में लिक्विडिटी ज्यादा शो करेगी। तो ये कस्टमर्स को, आउटसाइडर को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए विंडो ड्रेसिंग की जाती है, यानी कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट पॉइंट था विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग में कैसा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब कि जो अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही है वो सही होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। मतलब रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है वो क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल और वेरिफिएबल। फैक्चुअल मतलब फैक्टफुल होनी चाहिए और वेरिफिएबल होनी चाहिए। फैक्टफुल मतलब जो सच है वही लिखो, जो ओरिजिनल चीज है वो लिखो, और वेरिफिएबल का मतलब ये होता है कि वेरीफाइड हो। जैसे कि अगर हम सेल्स लिख रहे हैं तो हमारे पास जो 5 लाख का सेल्स लिख रहे हैं तो उस 5 लाख की रसीद होनी चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, सेल्स इनवॉइस होनी चाहिए, परचेस इनवॉइस होनी चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट से, तभी हम उस अकाउंट में अपने इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलायबिलिटी, जिससे हमारे अकाउंट की विश्वसनीयता बढ़ती है कि हाँ हमारे पास हर
अकाउंट हर ट्रांजेक्शन का वेरीफाइड है, हर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड है, हमारा हर ट्रांजेक्शन जो है उसके एवज में मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अगर तुम पूछोगे कि ये ट्रांजेक्शन कैसे आया, तो मेरे पास सबूत है, देखो ये ऐसा किए थे इसलिए ये यहाँ पे लिखा, मेरे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट रेलेवेंस में क्या होता है, रेलेवेंस का मतलब होता है कि अननेसेसरी और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखे। क्या नहीं लिखे, अननेसेसरी और इनरेलेवेंट को, क्योंकि जिससे अकाउंट हमारा बहुत ही भड़कीला लगने लगेगा। इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे। जैसे एग्जांपल है कि जैसे डिविडेंड हम पेड किए, तो डिविडेंड पेड किए तो ये इन्वेस्टर को बताने के लिए हम अपने इन्फॉर्मेशन लिखे कि रेट ऑफ डिविडेंड इतना हमने पेड किया। लेकिन वहीं अगर हम लोग डेटर्स को अपने बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो 5 लाख रुपए के डेटर है ये लिखें, लेकिन 5 लाख रुपए के कितने डेटर है ये लिखने की जरूरत नहीं है। 50 डेटर है, 20 डेटर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख के डेटर है ये लिखे, तो ये रेलिवेंट हो गया। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग में हम लोग अपनी भाषा को इतना सिंपल रखें कि आसानी से लोगों को समझ में आ सके, जो अकाउंट नहीं भी जानते हैं उनको समझ में आ सके कि किस चीज के बारे में है। मतलब कि जो अकाउंट नहीं जानते वो तो एकदम ही नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन इतना भी कठिन ना हो कि उन लोगों को एकदम न समझ में आए। तो जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल एंड लॉजिकल मैनर में होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी लिख देंगे। ये डेप्रिसिएशन का परसेंटेज इतना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतना % लगाए, तो इस तरीके से लोगों को समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी उनकी बढ़ेगी। फिर है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम जब लिखते हैं तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डेटा को भी लिखते हैं, जिससे कि उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सके कि प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर में हमारी कितनी ग्रोथ हुई है। लास्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम जब अपने अकाउंटिंग को कर रहे होते हैं तो हमारा वो प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, तो ये हमारे आउटसाइडर्स के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने पार्ट ए में आपको कुछ पोर्शन करवाया, पार्ट बी में कुछ पोर्शन करवाए। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट चैप्टर यानी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, समझा। इतना जरूरत आपको एग्जाम में लिखने के लिए है, उतना आप कर लेंगे।